हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 की पाठ्यपुस्तक भारत लोक और अर्थव्यवस्था चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय चौथा है। यहां पर हम लोग मानव बस्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर पहला प्रश्न है, मानव बस्ती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव बस्ती का अर्थ है कि किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल जिसमें मनुष्य रहते हैं। आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक अवलक्षण और सामाजिक संरचना नहीं बदलते हैं। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला वाला कथन आपका सही है कि किसी भी प्रकार और आकार के घरों का समूह जिसमें मनुष्य निवास करते हैं मानव बस्ती कहलाती है। तो आपका पहला वाला कथन सही हो जाएगा। आकार के साथ बस्तियों के जो आर्थिक अवलक्षण हैं और सामाजिक संरचना है ये बदल जाते हैं, जबकि यहाँ लिखा हुआ है नहीं बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ग्रामीण बस्तियों की बात करें तो ग्रामीण बस्तियों में अधिकांश जो लोग होते हैं वो प्राथमिक कार्यों में संलग्न होते हैं। कृषि और उससे जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं उनमें संलग्न होते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों के अधिकांश लोग क्या है, प्राथमिक कार्यों में संलग्न है। वहीं शहरों की बात करें या नगरों की बात करें तो नगरों के जो अधिकांश लोग होते हैं वो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में लगे होते हैं। सामाजिक संरचना की बात करें तो ग्रामीण लोगों के जो संबंध होते हैं, सामाजिक संबंध होते हैं, घनिष्ठ होते हैं। जबकि शहरों में क्या है, शहरों में रोजगार की बहुलता की वजह से, बहुत सारे आर्थिक संसाधन होने की वजह से वहां पर क्या लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। तो वहां पर केवल सामाजिक संबंध जो होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, केवल औपचारिक भर होते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि आकार के साथ बस्तियों के जो आर्थिक अवलक्षण है और सामाजिक संरचना ये बदल जाती है। यहां पर आपका केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है आपका ए, केवल एक। दूसरा प्रश्न है, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांव में विरल रूप में अवस्थित बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय बस्तियां द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में विशेषीकृत होती हैं। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच प्रकार्यात्मक संबंध परिवहन और संचार प्रपथ के माध्यम से स्थापित होता है। ग्रामीण लोग अधिक गतिशील होते हैं और उनके सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं। आपको यहां बताना है कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, गांव की बात करें तो गांव में विरल रूप में अवस्थित बड़ी नहीं बल्कि यहां पर क्या है, छोटी बस्तियां होती हैं। ग्रामीण बस्तियां जो हैं आकार में छोटी होती हैं और ये विरल रूप में होती हैं। अगर हम यहाँ के लोगों के व्यवसाय की बात करें तो यहाँ के जो अधिकांश लोग हैं वो प्राथमिक कार्यों में संलग्न होते हैं। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। नगरीय बस्तियां जो हैं आकार में बड़ी होती हैं और यहाँ के जो अधिकांश लोग हैं वो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही हो जाएगा। नगर और गांव जुड़े हुए हैं और नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच में जो प्रकार्यात्मक संबंध है वो परिवहन और संचार के माध्यम से स्थापित होता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला सही है। अगर हम ग्रामीण और शहरी की बात करें तो देखिए, ग्रामीण लोग जो हैं कम गतिशील होते हैं क्योंकि गांव में एक प्रकार की रोजगार की बहुलता होती है। जबकि शहरों में बात करें तो शहरों में जो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप संलग्न होते हैं तो द्वितीयक क्रियाकलापों में बहुत सारे रोजगार उपलब्ध होते हैं। तो लोग विभिन्न प्रकार के रोजगार में लगे हुए होते हैं। शहरों के लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि बहुत घनिष्ठ संबंध स्थापित करें, जबकि गांव के लोगों के पास वो सब लोग खेती बाड़ी के कार्य करते हैं तो उनके पास पर्याप्त समय होता है। तो ग्रामीण लोगों के बीच में संबंध जो होते हैं काफी ज्यादा घनिष्ठ होते हैं। जबकि शहरी जीवन की बात करें तो शहरी जीवन में लोगों के संबंध जो होते हैं केवल औपचारिक भर होते हैं। तो यहां पर आपका चौथा वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, ग्रामीण लोग जो हैं वो कम गतिशील होते हैं और इनके सामाजिक संबंध जो है औपचारिक नहीं होते हैं बल्कि अनौपचारिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? अनौपचारिक होते हैं, यानी इनके घनिष्ठ संबंध होते हैं जो कि अनौपचारिक संबंध बोले जाते हैं। तो यहां पर आपका 1 और 4 गलत है। पूछा गया है कौन सा सही है, तो यहां पर केवल आपका 2 और 3 सही है। तो आंसर है आपका सी वाला। तीसरा प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन से ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हैं? गुच्छित, संकुलित अथवा आकेंद्रित, अर्धगुच्छित अथवा विखंडित, पल्लीकृत, परिक्षिप्त अथवा एकाकी। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, ग्रामीण बस्तियां जो हैं 4 प्रकार की होती हैं। इनमें गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत और परिक्षिप्त बस्तियां शामिल हैं। तो यहां पर आपके चारों ही सही हैं। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी 1, 2, 3 और 4। चौथा प्रश्न है, गुच्छित बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुच्छित बस्तियों में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले क्षेत्रों, खलिहानों और चरागाहों से जुड़ा होता है। ऐसी बस्तियां उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। कई बार लोग सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारणों से सहत गांव में रहते हैं। आपको यहां बताना है कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, गुच्छित ग्रामीण बस्ती में जो घर होते हैं
वो संहत अथवा संकुलित रूप में निर्मित होते हैं। और गुच्छित बस्तियों में रहन सहन का जो सामान्य क्षेत्र है ये स्पष्ट और चारों ओर फैले क्षेत्रों, खलिहानों और चरागाहों से जुड़ा नहीं होता है, बल्कि ये इनसे पृथक होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला जो है ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है कि ऐसी बस्तियां उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये बिल्कुल सही है। कई बार ये भी होता है, कई बार लोग सुरक्षा या फिर प्रत्यक्षा कारणों से भी सहमत गांव में रहते हैं। जैसे भारत का जो बुंदेलखंड रीजन है, नागालैंड रीजन है, तो वहां पर जो हमें इस तरह की बस्तियां देखने को मिलती हैं और उसका रीजन है सुरक्षा या फिर प्रत्यक्षा के कारण। तो यहां पर आपका 2 और 3 सही है, तो आपका सही आंसर है यहां पर सी वाला, केवल 2 और 3। पांचवा प्रश्न है, ऐसा प्रारूप किसी बड़े सहत गांव के संपृथक्कन अथवा विखंडन के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न हो सकता है। इसमें ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से अथवा बलपूर्वक मुख्य गुच्छ अथवा गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं। उपयुक्त विशेषताएं किस प्रकार की ग्रामीण बस्ती से संबंधित हैं? गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत, परिक्षिप्त। देखिए यहां पर जो विशेषताएं बताई गई हैं ये अर्धगुच्छित ग्रामीण बस्ती से संबंधित हैं। इसमें क्या होता है कि यहां पर गांव का एक हिस्से के कुछ लोग जो हैं वो गांव के मुख्य गुच्छ से अलग होकर अन्यत्र निवास करने लगते हैं। और जो गांव का जो मेन एरिया होता है, जो गांव का केंद्र बिंदु होता है, वहां पर जो ऊंची जातियां हैं उनके लोगों का आधिपत्य हो जाता है, जबकि भारी हिस्से पर जो है निचले कामगार लोग जो हैं वो निवास करने लगते हैं। तो इस तरह की जो बस्ती प्रारूप जो बनता है उसे अर्धगुच्छित प्रारूप कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पल्ली बस्तियों के पाए जाने की अपेक्षा अधिक है? हिमालय की निचली घाटियों में, गुजरात के मैदान और राजस्थान में, उत्तरी मैदानों में, उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियों में। देखिए पल्ली गांव जो हैं ये आपके मध्य और निम्न गंगा के मैदान में, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत में पाए जाते हैं। तो आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला। सातवां प्रश्न है, पल्ली बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है, किंतु उन सबका नाम एक रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढांडी इत्यादि कहा जाता है। किसी विशाल गांव का ऐसा खंडी भवन प्राय सामाजिक और मानव जातीय कारकों के द्वारा अप्रेरित होता है। देखिए यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, यानी यहां पर एक बस्ती जो होती है वो भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में डिवाइड हो जाती है, लेकिन उन सबका नाम एक ही रहता है। और इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढांडी, इन नामों से इन्हें जानते हैं। और किसी विशाल गांव का ऐसा खंडी भवन जो है प्राय जो सामाजिक और मानव जाति कारक होते हैं उनके द्वारा अप्रेरित होता है। कई बार क्या होता है किसी गांव में जो है जो जातियां होती हैं उनकी गुटबंदी हो जाती है, तो आप देखते होंगे हर जाति के जो लोग होते हैं उनका एक अलग अलग हिस्सा बटा हुआ होता है, तो उस हिस्से में उसी जात की बहुलता होती है। तो वहां पर हमें इस तरह की पल्ली बस्तियां देखने को मिलती हैं। तो यहां पर आपका सेकंड और थर्ड तीनों ही कथन सही हैं, तो आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्धगुच्छित बस्तियों में निचले तबके और निम्न कार्य करने वाले लोग गांव के बाहरी हिस्सों में बसते हैं। अर्धगुच्छित बस्तियां मेघालय, हिमाचल प्रदेश, केरल के भागों में पाई जाती हैं। भारत में परिक्षिप्त बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों के रूप में दिखाई पड़ती हैं। परिक्षिप्त बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के भागों में व्यापक रूप में दिखाई पड़ती हैं। आपको यहां बताना है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अर्धगुच्छित बस्तियां जो होती हैं इसमें निचले तबके और निम्न कार्य करने वाले जो लोग होते हैं वो गांव के बाहरी हिस्से में रहते हैं, जबकि गांव के केंद्र बिंदु में या गांव के भीतरी हिस्से में जो समाज के संभ्रांत लोग होते हैं, समाज के जो मजबूत या ताकतवर लोग होते हैं, वो अपना आधिपत्य कर लेते हैं। अर्धगुच्छित बस्तियां की बात करें तो अर्धगुच्छित बस्तियां जो हैं ये गुजरात के मैदान, राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से दिखाई पड़ती हैं, ना कि हिमाचल प्रदेश, मेघालय, केरल के भाग में। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। थर्ड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। भारत में परिक्षिप्त बस्ती प्रारूप जो है ये सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों के रूप में दिखाई पड़ता है। देखिए चौथा वाला गलत है। परिक्षिप्त बस्तियां जो है ये मेघालय, हिमाचल प्रदेश, केरल के भागों में अधिक पाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 और 3 सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर आपका 2 और 4 सही नहीं है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर बी वाला, केवल 2 और 4। 9वां प्रश्न है, भारत की कौन सी जनगणना में नगरीय बस्ती को परिभाषित किया गया है? 1951, 1981, 1991, 2011।
1991 की जनगणना में भारत में नगरीय बस्ती को परिभाषित किया गया है, नगरीय बस्ती की परिभाषा को दिया गया है। तो आपका सही आंसर है यहां पर सी वाला। 10वां प्रश्न है, 1991 की भारतीय जनगणना में नगरीय बस्ती को निर्धारित करने के मापदंड में शामिल है या है? कम से कम 5000 व्यक्ति वहां निवास करते हों, 65% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, जनसंख्या का घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। देखिए 1991 में नगरीय बस्ती की परिभाषा दी गई है, यानी 1991 की जो जनगणना है उसमें नगरीय बस्ती की परिभाषा दी गई है। उसमें कहा गया है कि किसी क्षेत्र में कम से कम 5000 व्यक्ति निवास करते हों और वहां की कम से कम 75% पुरुष आबादी जो है गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, ना कि 65%। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व जो है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, ना कि 300। तो यहाँ पर आपका 2 और 3 गलत है, केवल एक सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए, केवल एक मापदंड सही है। 11वां प्रश्न है, भारत में नगरों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भारत में नगरों का अभ्युदय प्रागैतिहासिक काल से हुआ है। ईसा पूर्व की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अधिकांश नगरों का जो विकास है वो धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। मध्यकालीन नगरों का विकास रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ। भारत में आधुनिक नगरों का विकास केवल अंग्रेजों ने किया। देखिए भारत में अगर नगरीकरण का इतिहास देखें तो भारत में नगरों का जो अभ्युदय है ये प्रागैतिहासिक काल से हुआ है। और हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे अत्याधुनिक नगर भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। आज से करीब 2000 साल पुराने नगरों की अगर बात करें, इन ईसा पूर्व के जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले जो अधिकांश नगर हैं उनका विकास जो है वो धार्मिक या फिर सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हुआ है। जैसे बात करें पाटलिपुत्र की बात करें, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, तो इन सबका विकास धार्मिक या फिर सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। तो यहाँ पर आपका बी वाला भी सही है। मध्यकालीन नगरों का जो विकास है वो या तो वहां पर प्रशासनिक केंद्र के रूप में हुआ है या फिर वहां पर उन्होंने अपना दुर्ग या किला स्थापित किया है। तो मध्यकालीन नगरों का विकास जो है रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालय के रूप में हुआ है, जैसे जयपुर है, दिल्ली है, आगरा है, इसके कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपका सी वाला भी सही है। भारत में अगर आधुनिक नगरों के विकास की बात करें तो आधुनिक नगरों के विकास का श्रेय न केवल अंग्रेजों को बल्कि जो अन्य यूरोपीय भी आए हैं उनको भी दिया जाता है। तो यहाँ पर केवल अंग्रेजों को नहीं जाता है बल्कि जो यूरोप से आए सभी व्यक्ति हैं उन सबको जाता है। तो यहाँ पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 11 का डी, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना उद्योग आधारित नगर के रूप में की गई? दिसपुर, जमशेदपुर, जयपुर, सूरत। देखिए जमशेदपुर नगर की स्थापना जो है उद्योग आधारित नगर के रूप में की गई है। दिसपुर जो है असम की राजधानी है जो कि प्रशासनिक नगर है। जयपुर जो है ये मध्यकालीन नगर है। सूरत जो है एक पत्तन नगर है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 12 का बी वाला। 13वां प्रश्न है, भारत के नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। पिछले 2 दशकों में नगरीकरण की वृद्धि दर काफी तेज रही है। 10 से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगर को मेगा नगर कहा जाता है। 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाला नगरीय केंद्र नगर कहलाता है। आपको यह बताना है कौन सा कथन आपका सही है। देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत की 31.16% आबादी नगरीकृत है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही हो जाएगा। यहां पे कहा गया कि पिछले 2 दशकों में जो नगरीकरण की वृद्धि दर है ये काफी तेज रही है। तो पिछले 2 दशकों का मतलब क्या है? 1991 से लेकर 2001 और 2001 से लेकर 2011 के बीच की बात की गई है। तो अगर हम 1991 से लेकर 2001 के आंकड़े उठाकर देखें तो यहां पर नगरीकरण की जो वृद्धि दर थी 31.3% थी। वहीं 2001 से लेकर 2011 के बीच में ये 31.08% रह गई है, यानी कि पिछले दशक की तुलना में इसमें गिरावट आई है। सर्वाधिक जो वृद्धि दर है वो 1971 और 81 के बीच में देखी गई है, यानी 1981 की जो जनगणना है उसमें सर्वाधिक वृद्धि दर देखी गई है। उसकी जो वृद्धि दर थी उस समय नगरीकरण की, उस समय 46.14% थी और उसके बाद लगातार इसमें गिरावट ही आई है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है पिछले 2 दशकों में नगरीकरण में वृद्धि दर काफी तेज रही है। इसमें वृद्धि दर नहीं हुई है बल्कि इसमें कमी आई है। तीसरा वाला कथन यहां पर है कि 10 से लेकर 50 लाख की जनसंख्या वाला नगर मेगा नगर कहलाता है। देखिए 10 से लेकर 50 लाख जनसंख्या वाला जो नगर है ये मेगा नगर नहीं बल्कि ये महानगर या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाता है।
जबकि 50 लाख से अधिक आबादी वाला जो नगर होता है उसको मेगा नगर कहा जाता है। तो मेगा नगर जो है ये 50 लाख से अधिक आबादी वाला नगर होता है। तो आपका थर्ड वाला गलत हो जाएगा। चौथा वाला सही है कि 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाला नगरीय केंद्र ये नगर कहलाता है। देखिए यहां पर 1 और 4 सही है, तो आपका सही आंसर है यहां पर सी वाला, केवल 1 और 4। 14वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा मेगा नगर है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6 मेगा नगर हैं, जिनमें मुंबई जो है सबसे बड़ा है। तो मुंबई की आबादी जो है 1.84 करोड़ है। यहां पर 1,84,00,000 आबादी के साथ मुंबई जो है सबसे बड़ा मेगा नगर है। मुंबई के बाद फिर दिल्ली आ जाता है, उसके बाद फिर कोलकाता आता है, फिर उसके बाद चेन्नई आ जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है यहां पर 14 का ए वाला। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुषंगी नगर का उदाहरण है? एक सैटेलाइट सिटी का उदाहरण कौन सा है? प्रयागराज, गांधीनगर, गाजियाबाद, भिलाई। अनुषंगी नगर या सैटेलाइट सिटी तब विकसित होते हैं जब कोई महानगर अपने आसपास के नगरों को उसका लाभ प्रदान करता है। यानी अब कोई महानगर है मान लीजिए और उसके आसपास कुछ और नगर हैं, तो यहां पर महानगर का जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट का आसपास के अन्य नगरों को लाभ मिल रहा है और वो भी उस डेवलपमेंट का हिस्सा बन रहे हैं, तब सैटेलाइट सिटी विकसित होते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं गाजियाबाद जो है ये दिल्ली के समीप है, तो गाजियाबाद को जो दिल्ली के डेवलपमेंट का लाभ मिला है। तो आपने देखा होगा कई सारी कंपनियां जो हैं वो गाजियाबाद में शिफ्ट हो गई हैं। तो गाजियाबाद जो है एक अनुषंगी नगर का उदाहरण है। जैसे गाजियाबाद हुआ, फरीदाबाद है, रोहतक है, ये सब अनुषंगी नगर का उदाहरण है। प्रयागराज जो है एक प्राचीन नगर है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी प्रशासनिक नगर है, भिलाई एक औद्योगिक केंद्र है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का सी वाला। 16वां प्रश्न है, प्रकार की दृष्टि से कौन सा एक नगर या शहर शैक्षिक नगर में शामिल नहीं है? पिलानी, वाराणसी, सेलम, प्रयागराज। देखिए सेलम जो है एक औद्योगिक नगर है, जबकि पिलानी, वाराणसी, प्रयागराज, रुड़की, अलीगढ़ ये सब क्या है? ये शैक्षिक नगर के उदाहरण हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 16 का सी वाला। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर या नगर गैरिसन या छावनी नगर के रूप में विकसित हुआ? नई दिल्ली, कोयंबटूर, सिंगरौली, उधमपुर। देखिए उधमपुर जो नगर है ये गैरिसन नगर के रूप में डेवलप हुआ है। जैसा कि आप नई दिल्ली के बारे में जानते हैं, नई दिल्ली एक प्रशासनिक नगर है, कोयंबटूर एक औद्योगिक नगर है और सिंगरौली एक खनन नगर है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 17 का डी वाला। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक वाणिज्यिक नगर के रूप में विकसित हुआ है? सहारनपुर, शिलांग, विशाखापट्टनम, जोधपुर। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जो है ये वाणिज्य और व्यापार नगर के रूप में विकसित हुआ है। तो आपका ये वाला यहां सही है। शिलांग की बात करें तो शिलांग एक राजधानी भी है और प्रशासनिक नगर है। विशाखापट्टनम जो है एक परिवहन नगर के साथ साथ आंध्र प्रदेश राज्य की आर्थिक राजधानी बोली जाती है। जोधपुर एक पर्यटन नगर है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा या कौन से नगर परिवहन नगर के रूप में विकसित हुए हैं? कांडला, कोच्चि, मुगलसराय, उपरोक्त सभी। देखिए कांडला, कोच्चि, मुगलसराय ये सभी जो हैं परिवहन नगर के रूप में डेवलप हुए हैं। तो आंसर है आपका डी वाला। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का नगर नहीं है? मदुरै, पचमढ़ी, कुरुक्षेत्र, उज्जैन। देखिए मदुरै, कुरुक्षेत्र और उज्जैन ये सब धार्मिक और सांस्कृतिक वर्ग के नगर हैं, जबकि पचमढ़ी जो है एक पर्यटन नगर है। ये पर्यटन में आ जाता है। तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। 21वां प्रश्न है, नगरों के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कोझिकोड, परिवहन नगर, जालंधर, छावनी नगर, अंकलेश्वर, वाणिज्यिक नगर, नैनीताल, पर्यटन नगर। देखिए कोझिकोड जो है परिवहन नगर में आ जाता है, जालंधर एक छावनी नगर है, अंकुलेश्वर जो है ये वाणिज्यिक नगर नहीं है बल्कि ये खनन नगर का उदाहरण है। ये खनन नगर में विशेषीकृत है। नैनीताल एक पर्यटन नगर है। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है सी वाला।
22वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में नगर दिए गए हैं, सूची 2 में उनके प्रकार दिए गए हैं, तो आपको जोड़ना है, मिलाना है। देखिए, बबीना की बात करें तो बबीना एक छावनी नगर है, गैरिसन नगर है। इटारसी की बात करें तो इटारसी एक परिवहन नगर है। मदुरै जो है धार्मिक और सांस्कृतिक नगर है। वहीं हुगली एक औद्योगिक नगर का उदाहरण है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो आंसर है यहां पर 22 का डी वाला। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? देखिए, यह प्रश्न जो है सीजीएल में ही पूछा गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आगरा जो है ये यमुना नदी के किनारे है। भोपाल किसी भी नदी के किनारे नहीं है। पटना जो है गंगा नदी के किनारे पड़ता है। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे है। तो यहां पर भोपाल एक ऐसा शहर है जो किसी भी नदी के किनारे नहीं पड़ता है। तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2-3 जगह ये पूछा गया है। 24वां प्रश्न है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नगर पालिका या नगर निगम का होना, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, जनसंख्या आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक। देखिए, 1991 में जो नगरीकरण की परिभाषा दी गई है उसके अनुसार जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, नगर पालिका या नगर निगम हो, और 75% से अधिक जनसंख्या जो है ये प्राथमिक खंड में नहीं बल्कि द्वितीयक और तृतीयक खंड में संलग्न होनी चाहिए, यानी गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होनी चाहिए, न कि प्राथमिक खंड में। तो आपका सी वाला गलत हो जाएगा। डी वाला यहां सही है कि जनसंख्या का आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक होना चाहिए। तो यहां पर आपका गलत वाला जो आंसर है वो है सी वाला, 24 का सी। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? गंगा का जलोढ़ मैदान, राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश, हिमालय की निचली घाटियां, उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियां। परिक्षिप्त का मतलब होता है एकाकी बस्तियां, यानी एकल बस्तियां, यदा कदा कहीं कहीं पर घर बने हुए हैं। उस तरह की परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की कल्पना कैसे इन्वायरमेंट में नहीं कर सकते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गंगा का जो जलोढ़ मैदान है ये उपजाऊ मैदान है, और उपजाऊ मैदान होने की वजह से यहाँ पर आबादी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पर जो है कह सकते हैं गुच्छित बस्तियां यहाँ पे पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आबादी का जो घनत्व काफ़ी ज़्यादा है। तो गंगा के जलोढ़ मैदान में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की कल्पना नहीं की जा सकती है। बाद बाकी इन तीनों जगह आप परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियां कहीं कहीं पर आप देख सकते हैं। तो आपका सही आंसर है 25 का ए वाला। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? बृहन मुंबई बेंगलुरु, कोलकाता चेन्नई, कोलकाता बृहन मुंबई, चेन्नई कोलकाता, दिल्ली बृहन मुंबई चेन्नई कोलकाता। देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये कोलकाता यहाँ नहीं आएगा। बृहन मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई। देखिए यहाँ पर जनगणना 2011 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार आपको जो जनसंख्या है उससे यहाँ पे क्रम देखना है। तो सबसे पहले यहाँ बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बृहन मुंबई मेगा नगर की जो आबादी है वो 1.84 करोड़ है, यानी 1,84,00,000 है। उसके बाद फिर आ जाता है दिल्ली का नंबर। दिल्ली की आबादी जो है 1.63 करोड़ है, यानी 1,83,00,000 है। इसके बाद फिर आपका कोलकाता का आ जाता है। कोलकाता तीसरे स्थान पर आ जाता है। कोलकाता की आबादी जो है 1.41 करोड़ है। वहीं चेन्नई की बात करें तो चेन्नई की जो आबादी है 86.96 लाख है, 96 लाख है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2011 की जनगणना में 6 मेगा नगर हैं, तो ये तो 4 हो गए। चेन्नई के बाद फिर आपका आ जाता है बेंगलोर। चेन्नई के बाद आपका बेंगलोर आ जाता है। तो बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर की जो आबादी है 84.99 लाख है। बेंगलोर के बाद फिर आपका हैदराबाद आ जाता है। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद की आबादी जो है 77.48 लाख है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है? बृहन मुंबई है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर डी वाला। 27वां प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे जून 2015 में शुरू किया गया था। इसका नोडल मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय है। इसे आरंभ में 200 शहरों के आवश्यक बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए प्रारंभ किया गया था। आपको यहां बताना है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। देखिए, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि स्मार्ट सिटी मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे
जून 2015 में स्टार्ट किया गया था। और इसका जो मंत्रालय है वो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय नहीं है, बल्कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। तो आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। इसे आरंभ में जो है 100 शहरों की जो आवश्यक बुनियादी ढांचा है उसको बदलने के लिए आरंभ किया गया था, ना कि 200 शहरों के लिए। तो यहां पर आपका 2 और 3 गलत है। तो आंसर है आपका बी वाला, केवल 2 और 3। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके अलावा अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग नोट्स को डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।